नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज संख्या पद्धति की 30वीं क्लास है और हम देखने चल रहे हैं फैक्टर्स, उस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने पहले 29वीं क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि 29वीं क्लास में हमने फैक्टर्स के सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं और फिर 30वीं क्लास में आज हम लोग इसके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात, फाइंड टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप नोट कर लीजिए हर एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में यहां से मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वो आपको यूट्यूब पे जल्दी कहीं मिलेगा भी नहीं। चलिए, सबसे पहले आप बात ये बताइए, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो जो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंडों की संख्या, वो विषम होती है ना, ये बताया था। और अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सम होते हैं। ये बात आप मेरे ख्याल से जानते हो। अब बताओ, क्या 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप बोलोगे नहीं है। अगर 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब कि इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, सम होंगे। तो भाई ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। और कहीं भगवान की दया से एक ऑप्शन और विषम दिया होता तो मैं डायरेक्टली उसको कट करके आंसर टिक करके चलाता, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा, क्योंकि अब तो मुझे आंसर चाहिए, दो में से एक ही आंसर होगा, या तो ए होगा या डी होगा। अब 120 की अगर मैं बात करूं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये गुणनखंड वाला तरीका आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 2 से कटेगा कितनी बार, 60 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितनी बार, 30 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 से कटेगा और 1 बार जाएगा। और जब 1 आ जाए मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1, ऐसा लिख सकता हूं। तो यही तो है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अब ऐसे नहीं करना यार, अब थोड़े से बड़े बनने की कोशिश करो। ये सब हाई स्कूल वगैरह में करते थे, है ना। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का कैसे करेंगे। आप देखना चाहो तो आप ऐसे कर लो। आप क्या लिख सकते हो, 40 गुणे 3 लिख सकते हो 120 को, कैसे भी कर लो। आप 12 गुणे 10 लिख लो, कैसे भी कर लो, आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। अब अगर मैं 40 की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 गुणे 5 और साथ में 3 और है। अब मैंने देखो 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब मैं सिस्टमेटिक लिख रहा हूं, 3 को मैंने लिखा 3 की पावर 1 और 5 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, ये 2 भी 3 भी और 5 भी, ये सब कैसे हैं, ये प्राइम नंबर से, मतलब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता था, जो भी पावर है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन सभी पावर में एक एक जोड़ के इनको मल्टीप्लाई करना होता था। तो बताओ यहाँ पे पावर कितनी है, 3, 3 में 1 जोड़ दो। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, 1 में 1 ऐड कर दो। यहाँ पे पावर कितनी है तीसरी वाली, 1, 1 में फिर से 1 ऐड कर दो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ 3 और 1 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 4 दूना 8 दूना 16, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लोग करते चले आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए, सॉरी प्रोडक्ट ज्ञात करिए, यानी गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाई 2, यही तो फॉर्मूला है। आप बताओ n कितना है, 120, क्योंकि संख्या 120 की बात कर रहा है तो 120 ले लिया हमने। अब पावर की बात करें तो पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो पिछली बार हमने 120 का क्या निकाला था, 16 निकाला था। तो पावर में कितना आ गया, 16 और 16/2, 16/2 कितना होता है, 8। मेरा आंसर कितना रहेगा, 120 की पावर 8, ऑप्शन में बी पार्ट। बोलो बात समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन पे, फाइंड टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 120। तो इवन फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हो, सम गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करते थे, हम टोटल फैक्टर्स निकालते थे, उसमें से हम ऑड वाले को माइनस कर देते थे, ये तो करते थे। टोटल फैक्टर्स अभी हमने कितना निकाला, 16, 16 में से कुछ माइनस करेंगे। अब 16 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो भाई इतना बता दो, 20 तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत है। सीधे सीधे देखो, दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, हर एक ऑप्शन पे निगाह तुम्हारी रहनी चाहिए। अब ऑड वाले माइनस करेंगे, तो आप बताओ 120 को मैंने प्राइम फैक्टर में कैसे लिखा था, 2 की पावर 3,
3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये तो लिखा था। और आपको अच्छे से पता है जब प्राइम फैक्टर यूज करते हैं तो 2 वाले पार्ट को यूज नहीं करते, इसको छोड़ दो, बाकी सबको वैसे ही यूज करो। तो पावर कितनी है, 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, 2 दूना 4, यानी ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 4। ऑड फैक्टर्स अगर 4 है तो 16 में से 4 चला गया, कितना गया 12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। बोलो बात समझ में आई। फाइंड टोटल फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, इसके टोटल फैक्टर्स निकालें। अब देखो ये प्लस में है, इनटू में होता तो हम आराम से कर देते, लेकिन ये प्लस में है तो कैसे करेंगे। अब बताओ क्या मैं सब में से 4 की पावर 11 कॉमन ले सकता हूं। यहां पे 4 की पावर कितना बचा, कोई पावर नहीं बची, 4 की पावर 0। बोलो बात समझ में आई। यहां पे क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई होने पे पावर्स क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अब यहां पे 11 बार 12 बार था, 11 बार चला गया तो कितनी बार बचा, 1 बार। यहां पे 13 बार था, 11 चला गया तो 2 बार बचा। यहां पे 14 बार था, 1 बार 11 बार चला गया तो 3 बार बचा। बोलो इतना हुआ। ये है 4 की पावर 11 इंटू, ये देखो कितना है 64, ये 16, ये है 4 और 4 की पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या की पावर 0 कितना होता है 1। 64 16 80, 4 84 और 1 85, इसको ऐसे लिख लिया। अब मैंने लिखा 4 की पावर 11 इंटू 85 को मैंने लिख लिया 17 5 85। क्यों 17 गुणे 5 लिखा, 85 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है अभी, तो 4 को मुझे तोड़ना पड़ेगा आगे। तो मैंने 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2 4 होता है, और पूरे की पावर कितना है 11। 5 की पावर कितना हो गया 1, 17 की पावर कितना हो गया 1। अब बताओ 2 की पावर क्या मैं यहाँ पे 22 लिख सकता हूँ, 11 दूना 22, भाई दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। अब बस 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या गुणनफल में है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, यही हो गया पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो पावर में 1 जोड़ो, 22 और 1 23, और अगर 23 आपको मिल गया तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि 23 से कटने वाला नंबर केवल यही है 92। खत्म क्वेश्चन। आगे करना चाहो तो देखो 1 में 1 जोड़ो कितना हो गया 2, और यहां भी 1 में 1 जोड़ो कितना हो गया 2, 23 होगा कितना हो गया 92, ये मेरा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अगला देखो फाइंड टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ 484। आपको मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो 484 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप बताओ 484 क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है ना। 22 को मैंने क्या लिख दिया, 11 गुणे 2 लिख दिया, पूरे का स्क्वायर। अब ये है 2 की पावर 2 और ये 11 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 11 की पावर 2, 2 भी अभाज्य संख्या 11 भी अभाज्य संख्या। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो पावर यहाँ पे 2 है, 2 में एक जोड़ दो कितना 3, यहाँ पे पावर कितनी है 2, 2 में एक जोड़ दो कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 9। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 9, है ना। अब अगर 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए तो मुझे क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालना है। ये तो मेरे कितने निकले हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भाई 9 है तो ये बताओ मुझे केवल क्या 11 और 22 आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि जब कुल गुणनखंड ही 9 है तो इसी में से तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर होंगे, इसी में से तो कुछ परफेक्ट क्यूब होंगे, ऐसे ही तो होंगे। तो इसका मतलब 9 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर या तो 4 होगा या फिर 5 होगा। इतनी बात समझे। 2 ऑप्शन मेरे गलत हो गए यहां से। अब देखो मेरे पास क्या निकल के आया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 की पावर 2 और 11 की पावर 2। और जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को 2 से भाग करके तब एक एक जोड़ते हैं। तो 2 को 2 से भाग करो 1 और 1 में 1 जोड़ दो, याद आ रहा है कुछ। फिर यहां भी पावर कितनी है 2, 2 को 2 से भाग करो 1 और 1 में 1 जोड़ दो, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 2 दूना कितना हो गया 4। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ ये इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है। बताओ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो क्या करें, पावर को 2 से भाग करें, 11 को 2 से भाग करो, 2 पंचे 10 5 बार गया और 1 जोड़ दो कितना हो गया 6। 7 को 2 से भाग करो, भाई देखो ऐसे करके मैं अगर दिखा दूं तो 7 को 2 से भाग करोगे 2 3 6, ये शेषफल आ गया, तो भागफल जो भी आता उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 3 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 4। ऐसे मैंने 11 को भी किया था, 11 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो 5 बार जाएगा, शेषफल 1 आ गया, तो भागफल कितना आ गया 5, 5 में मैंने 1 जोड़ दिया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 13 को अगर मैं 2 से भाग करूं 2 छंग 12 6 बार गया और 1 जोड़ दो 7, और 4 को अगर मैं भाग करूं 2 से तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ दो कितना हो गया 3। बोलो बात समझ में आई। अब देखो एक बात जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसको या तो मल्टीप्लाई करो या फिर आप ये बोलो 6 चौका 24 में 4, 4 सत्ते 28 में 8 और 8 3 24 का 4, इकाई के स्थान पे 4 आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा, डी पार्ट।
सबको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है भाई, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौका कितना हो गया 24 और 7 तियां कितना हो गया 21। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आंसर आएगा। या आप यूनिट, क्यों मैंने यूनिट डिजिट निकाली, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिट डिजिट अगर मैं निकालूंगा तो देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, सब में यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करूँ सबको इतना बड़ा, मैं यूनिट डिजिट ना देख लूं। मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास 6 था, 4 था, 7 था, 3 था, 7 तियां 21 का 1, 1 चौका 4 और 4 छंग 24 का 4। इकाई के स्थान पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट आप पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन लगाओ यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टोटल परफेक्ट क्यूब्स ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ 9 की पावर 9। अब देखो 9 की पावर 9 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब ऐसे मत कर देना कि 9 की पावर 9 तो इस 9 को 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होता था, 3 से डिवाइड करते थे ना पावर को। इस 9 थोड़ी ना, ये जो 9 लिखा है संख्या के रूप में, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं, हमें तो प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा ना पहले इसका। तो मैंने क्या लिखा इस 9 की पावर 9 को मैंने लिखा 3 की पावर 2 पूरे की पावर 9 लिख सकते हैं ऐसे। 9 दूना कितना हो गया 18, 3 की पावर कितना हो गया 18। अब 3 अभाज्य संख्या है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए आप काम नहीं कर सकते, बात समझ में आई। मैं अगर ऐसा लिख दूं 10 की पावर 4, बताओ कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि 10 की पावर 4 में 4 को 3 से भाग कर दोगे। आप 10 अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, अभाज्य संख्या अगर 10 होती तो आप क्या करते, 2 की पावर 2 गुणे 5 लिखते ना, यहाँ पे पावर 4 लिखते, तो ये होता 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब आप 4 को भाग करते 3 से, बात समझ में आई। तो अभाज्य संख्या बनानी जरूरी है। तो अब मैं अगर 18 को 3 से भाग करूंगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट क्यूब बोल रहा है, और परफेक्ट क्यूब के लिए 3 से भाग करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 से भाग करते हैं पावर में। 18 को 3 से भाग करो, 3 छंग 18 6 बार गया, और 1 जोड़ दो कितना हो गया 7। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। अरे बोलो बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले 9 की पावर 9 को क्या किया हमने कन्वर्ट किया किसमें, एक प्राइम फैक्टराइजेशन में। 9 की पावर 9 जो है ये प्राइम फैक्टर नहीं है 9 यहाँ पे, तो 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 का स्क्वायर लिखूंगा, और पावर है 9, और पावर में दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर कितना हो गया 9 दूना 18। अब 3 अभाज्य संख्या है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 18 को मैं क्या करूंगा 3 से भाग करूंगा, क्यों, क्योंकि परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। अच्छा अगर यही परफेक्ट स्क्वायर की बात करता तो मैं 18 को क्या करता 2 से भाग करता, तो कितनी हो जाता 2 9 18, 1 जोड़ दो कितना हो गया 10, तब मेरा आंसर कितना होता 10। यानी परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स की बात करता तो 10 होता, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की बात करता तो 10 होता, लेकिन परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स की बात कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से भाग करना है 18 को, तो 3 छंग 18 और 1 जोड़ देते हैं कितना हो गया 7। आंसर कौन सा, सी पार्ट। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करें। देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर n। देखो एक बात जरा समझो, यहाँ पे मैं इसको हिंदी में समझा दे रहा हूं। क्या कह रहा है, किसी भी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर n की जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो कितने हैं n, लेकिन कहां से कहां तक, 1 और रूट n के बीच में। देखो अब जरा समझना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, रूट n लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है रूट n लिखा हुआ है ना। तो 1 और रूट n के बीच में बोल रहा है कितने फैक्टर्स हैं, 14 फैक्टर्स हैं। अब बताओ किसी भी संख्या का रूट कब निकलेगा, जब वो संख्या खुद में क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, तभी तो उसका रूट निकलेगा। मैं बोलूं 15 का रूट निकाल दो, तो 15 का रूट तो अंडर रूट 15 ही हुआ ना भाई। इसीलिए अंडर रूट n अगर लिख रहा है इसका मतलब कि n का क्या निकला होगा, रूट निकला होगा। इसका मतलब n क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अरे बोलो बात समझ में आई। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो 1 और n के बीच में अगर 14 फैक्टर हैं, तो क्योंकि अंडर रूट n क्या होता है, एकदम बीच में होता है ना, एकदम मिड में होता है। याद करो इस चीज को हमने भी डिस्कस किया था। तो बताओ अंडर रूट n और n के बीच में भी कितने फैक्टर्स हुए, 14 हुए कि नहीं हुए। तो भाई 14 ये 28, 29, 30 और 31। आंसर कौन सा, ए पार्ट। नहीं समझ में आई बात ना, समझाता हूं फिर से, जरा देखो क्या किया हमने। आपको याद है मैंने जब 100 के फैक्टर्स लिखे थे तो क्या बोला था, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके बाद फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा और 100 होगा। बोलो ये तो बोला था। अब बताओ 10, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, क्या 10 बीच में है कि नहीं है, चेक कर लो। 4 फैक्टर इधर, 4 फैक्टर इधर, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर वो बीच में, वो हमेशा बीच में होगा, पहले तो ये ध्यान रखो। तो उसके लेफ्ट साइड जितने फैक्टर्स होंगे उसके राइट साइड भी उतने ही फैक्टर्स होंगे। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी।
बस वही तो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट एन है ना, तो बोल रहा है कि 1 इसका एक फैक्टर हुआ, अंडर रूट एन भी इसका एक फैक्टर हुआ, और एन भी इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। किसी भी संख्या के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 तो होता ही है, वो संख्या खुद होती है, और अंडर रूट एन भी इसका फैक्टर है क्योंकि बोल रहा है ये। तो अब बताओ 1 और रूट एन के बीच में कितने नंबर्स हैं, आपसे क्या बोला है क्वेश्चन ने, 14 फैक्टर्स हैं। तो जितने फैक्टर्स इधर होंगे उतने फैक्टर्स इधर भी होंगे ना, तो एन और अंडर रूट एन के बीच में कितने फैक्टर्स हुए, 14 हुए। तो अब बताओ 14 फैक्टर्स, ये 14, ये 28, 29, 30 और 31, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, 31। बात समझ में आई। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है, ये सारे मैंने मेंस से उठाए हैं, कुछ कैट के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सारे। फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 की पावर 14, 3 की पावर 13 माइनस 12। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12। अब बताओ इसमें से क्या मैं 3 की पावर 13 कॉमन ले लूं, ये कितना आ गया 3 + 1, माइनस 12 को मैं क्या 4 × 3 लिख सकता हूं। देखो 3 की पावर 13 × 4 माइनस 4 × 3। बताओ 4 तो बाहर आ गया कॉमन अगर लें तो, एक 3 यहां है, 13 3 यहां है, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 4 बाहर आ चुका था, 13 बार 3 था, एक 3 बाहर आ गया, तो 3 कितना बचा, 12 बार बचा, -1। बोलो बात समझ में आई। ये कितना हो गया 12 गुणे, अब देखो 3 की पावर 12 -1। अब एक बार जरा समझना, आपको पता है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है। ये सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है। तो अब बताओ मुझे, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं जरा समझना। 3 की पावर 6 का स्क्वायर लिख दूं और ये 1 का स्क्वायर लिख दूं, बोलो लिख सकता हूं। मैं इसको लिख रहा हूं 12 × ये हो जाएगा 3 की पावर 6 - 1 एक ब्रैकेट में, और 3 की पावर 6 + 1 एक ब्रैकेट में। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इस चीज को आगे मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो ये हो गया 12 × 3 की पावर 6 कितना होता है 729 है ना। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, एक 3 से और गुणा कर दो और एक 3 से और गुणा कर दो, कितना हो गया 729। तो 729 - 1 कितना हो गया 728, और 729 + 1 कितना हो जाएगा 730। बोलो बात समझ में आई। अब ये है 12 × 728 × 73 × 10 लिख सकते हैं ना 730 को। तो अब बताओ 12 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। 10 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। 728 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी है 73। तो एक तो मेरा फैक्टर 73 हो गया। अब देखो मतलब ये गलत है, ये गलत है, अब ये बचा, ये बचा। अब बताओ अगर 79 यहाँ पे है तो 79 यहाँ पे होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, केवल 728 में हो सकता है, और 728 में 79 है नहीं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि 79 ऑप्शन में मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 79 ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी पार्ट ही मेरा क्या हो गया आंसर। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा हो जाएगा 73। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 225 हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब बताओ विषम फैक्टर्स किसके किसके होते थे। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसी के तो फैक्टर विषम होते हैं कि नहीं होते हैं। बाकी संख्याओं के फैक्टर तो सम होते हैं ना, ये चीज आप पढ़ चुके हो पहले। तो हमसे क्या कह रहा है कि 225 से पहले ऐसी कितनी संख्या है जिनके फैक्टर्स विषम हैं। यानी वो ये कह रहा है कि 225 से पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बताओ 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे कहां तक। अगर मैं 15 का स्क्वायर बोलूं तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो ये तो ले नहीं सकते हम इसको, 225 से छोटा बोल रहा है, यानी कि 1 के स्क्वायर से लेकर 14 के स्क्वायर तक की बात कर रहा है। तो कितनी संख्या होंगी 114 तक, 14 संख्याएं होंगी, यही मेरा आंसर है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 225 हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है कि नहीं। तो 15 का स्क्वायर 225, तो 15 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। यानी कितने स्क्वायर हो सकते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो सकता है,
4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 11 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 13 का हो सकता है, 14 का हो सकता है। इतने तो हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर छोटे। और क्यों हम केवल स्क्वायर की बात करें, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि विषम फैक्टर होने चाहिए। यानी 225 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के फैक्टर्स विषम होते हैं। बात समझ में आई? मैं बोलूं कि 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके फैक्टर्स विषम होंगे। तो आप जानते हो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर से छोटी कितनी संख्याएं होंगी, 9 के स्क्वायर तक होंगी। 1 के स्क्वायर से लेकर कहां तक, 9 के स्क्वायर तक कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं। अरे बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 11वां, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फैक्टर्स टिल 100 हैज इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो फिर वही बात, 100 तक की बात कर रहा है। अब बताओ फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, या तो विषम हो सकते हैं या सम हो सकते हैं। विषम फैक्टर्स किसके होते हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उन्हीं के तो होते हैं। अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। यानी 10 के स्क्वायर से पहले कौन कौन सा स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे कहां तक, 10 का स्क्वायर तक। तो क्या कह रहा है, टिल 100, यानी 10 के स्क्वायर तक कह रहा है, लेस नहीं कह रहा है। लेस कहता तो हम 9 के स्क्वायर तक जाते। क्या कह रहा है, टिल 100 यानी 100 तक जाना है। तो बताओ 1 से लेकर 10 का स्क्वायर, यही तो संख्याएं हुई जो विषम पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो भाई 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 100, जिसमें से 10 संख्याएं जो हैं वो विषम हो फैक्टर वाली हो गई। तो बची कितनी संख्याएं, 90 संख्याएं, ये तो सम फैक्टर वाली होंगी ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। अरे बोलो बात समझ में आई? 12वां क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। ऐसी 2 डिजिट की कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं। तो अब बताओ 2 डिजिट की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 10 से लेकर 99 तक, यही तो 2 डिजिट की संख्याएं होती हैं। अब क्या कह रहा है, जिनके 3 फैक्टर हैं। आप बताओ किन संख्याओं के 3 फैक्टर होते हैं, जरा बताओ। पढ़ चुके हैं ना हम लोग भाई। हम जानते हैं कि अगर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग कर दें तो जो संख्या हमें मिलेगी उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये पढ़ चुके हैं। यानी कि हमें क्या पता करना है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका हम वर्ग कर दें और वो 10 और 99 के बीच में स्थित हो। तो बताओ अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, ये 2 अंक की थोड़ी ना है। 3 का स्क्वायर कितना, 9, ये 2 अंक की थोड़ी ना है। 5 का स्क्वायर 25, ये 2 अंक की है, इसको लेंगे। फिर 7 का स्क्वायर 49, ये 2 अंक की, इसको लेंगे। फिर उसके बाद अबाध्य संख्या 9 अबाध्य संख्या नहीं है, 11 अबाध्य संख्या है। जहां 11 का स्क्वायर किया ये 3 अंक आ गया, इसको नहीं लेंगे। यानी 2 ही तो मिला, एक 5 का स्क्वायर मिला, एक 7 का स्क्वायर मिला। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जिनके केवल 3 फैक्टर्स होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं का वर्ग करेंगे तो ही 3 फैक्टर्स हमें मिलता है, बाकी हमें 3 फैक्टर कहीं नहीं मिलता किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए कंसेप्ट पहले फिर से पढ़ो। अगर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है, अभाज्य का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है और उसके केवल 3 फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या चेक किया, हमने केवल अभाज्य संख्याओं को चेक किया कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 10 और 99 के बीच में अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर देती हैं, और दूसरा वो अभाज्य है। तो मैंने अभाज्य संख्या लिखनी शुरू की, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन इनका स्क्वायर सिंगल डिजिट नंबर है। जहां मैंने 5 का स्क्वायर लिखा हमें 2 डिजिट नंबर मिल गया। फिर मैंने 7 का स्क्वायर लिखा, मुझे 2 डिजिट नंबर मिल गया। लेकिन अगली संख्या जैसे मैंने 11 लिखी, उसका स्क्वायर मेरा फिर से 3 डिजिट नंबर हो गया। तो मेरे पास कौन से नंबर है, एक तो 5 का स्क्वायर है या एक 7 का स्क्वायर, यानी 2 संख्याएं हैं मेरे पास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यही वो क्वेश्चंस थे जिनकी बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को फिर से लगाइए, 2-3 बार लगाइए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए, फैक्टर के ऊपर ये सारी क्लासेस आपकी आज कंप्लीट होती है। अब 1-2 टॉपिक नंबर सिस्टम में और बचा है, वो भी आज और कल में कंप्लीट हो जाएगी। और परसों से हम लोग धुआंधार क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। इसलिए सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस में भी मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।